तो नमस्कार। हम लोग पिछले लेक्चर में बात कर रहे थे क्षुद्र ग्रह के बारे में, एस्टेरॉइड के बारे में। हमने बात किया था उल्काओं के बारे में, उल्का पिंड के बारे में, और बात किया था आपसे धूमकेतु के बारे में। धूमकेतु के साथ साथ आपको सूर्य के बारे में भी समझाया था और बहुत सारी बातें समझाई थी। अगर आप पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं तो जा कर के एक बार देखिएगा। आपको बताए थे कि मंगल और बृहस्पति के बीच में कैसे एस्टेरॉइड पाए जाते हैं, एस्टेरॉइड बेल्ट्स पाई जाती है ना। आज हम लोग बात करेंगे जो है इन्हीं 8 ग्रहों के बारे में, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले देख लीजिए आप चित्र को। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, है ना। मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून है। शुरुआत में यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो ये 4 ग्रह अलग हैं। इनको कहा जाता है आंतरिक ग्रह। क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं आंतरिक ग्रह, यानी कि इनर प्लैनेट, या इन्हीं को बोल देते हैं क्या? इन्हीं को बोला जाता है पार्थिव ग्रह। क्या बोलते हैं? पार्थिव ग्रह, यानी कि इंग्लिश में अगर बोलना चाहें तो इसको कह सकते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है या फिर इनर प्लैनेट है ना। ये हुआ। और इधर के बारे में बात करें जैसे, तो ये जो गैसीय ग्रह हैं इनको कहा जाता है बाह्य ग्रह, यानी कि आउटर प्लैनेट। बाह्य ग्रह के साथ साथ, या आप इनको कहना चाहें तो कह सकते हैं क्या? इनको बोल सकते हैं जोबियन ग्रह। क्या बोल सकते हैं? जोबियन ग्रह बोल सकते हैं। इस तरीके से हम इनके नामों पर बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ इन चारों में देखें तो आकार के हिसाब में सबसे बड़ा कौन है? बृहस्पति, दूसरा है शनि, तीसरा है अरुण, चौथा है वरुण। और अगर इधर बात करें आकार के हिसाब में तो पृथ्वी सबसे बड़ा, उसके बाद दूसरे नंबर पर आप देख रहे हैं वीनस यानी शुक्र, उसके बाद फिर कौन सा है? मार्स, मार्स के बाद कौन सा है? जो है मरकरी यानी कि बुध, ठीक है। लेकिन अगर इन 8 में अगर देखा जाए कि सबसे बड़ा कौन है तो सबसे बड़ा बृहस्पति है, ठीक है। बृहस्पति से बड़ा कोई नहीं है। ना तो बृहस्पति से बड़ा कोई ग्रह है, ना तो बृहस्पति के उपग्रह से बड़ा कोई उपग्रह है, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझते रहिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि सौरमंडल का सबसे छोटा सबसे छोटा ग्रह, तो बताएंगे किसके बारे में? बताएंगे हम लोग बुध के बारे में, कि बुध सबसे छोटा है। और अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है तो क्या बताएंगे? जुपिटर, यानी कि बृहस्पति है, ठीक। इस तरीके से अभी 2 फैक्ट के बारे में हम लोगों ने देखा, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग बात करें अगर, तो थोड़ा सा और कि पृथ्वी से हम अपनी सौरमंडल के कितने ग्रहों को देख सकते हैं। नेक्ड आइज यानी नंगी आँख से पृथ्वी से हम अपनी सौरमंडल के कितने ग्रहों को देख सकते हैं, तो वो है जो है लगभग 5 ग्रह। कितने? जैसे यहाँ पर हम लोग कहाँ हैं? पृथ्वी पर हैं। हम लोग मंगल पर हैं। हम लोग कहाँ हैं? पृथ्वी पर हैं। और यहाँ रह करके हम लोग कितने ग्रहों को देख सकते हैं? खुली आंखों से, नंगी आंख से 5 ग्रह को देख सकते हैं। बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और किसको? शनि को। 2 इधर हैं और 3 इधर हैं। पृथ्वी को भी मत जोड़ लीजिए, क्योंकि पृथ्वी पर तो हम लोग है ही है ना, इसलिए पृथ्वी को नहीं जोड़ना है, ठीक है ना। अब और ध्यान पूर्वक समझें। आवाज मत करो यार, डिस्टर्ब हो रहा है यहाँ। नहीं, फालतू बात नहीं है। नहीं, मैं लेक्चर बंद कर दूंगा भाई। सुनिए, इधर से हम लोगों ने 4 जो है देखा ग्रह, जिसको आंतरिक ग्रह कहते हैं, और इन 4 को क्या कहते हैं? बाह्य ग्रह कहते हैं, ठीक है। और हम आपको कहानी इसमें बता रहे हैं कि जैसे पृथ्वी पर खड़े हो जाएं तो हमको बुध दिखेगा, शुक्र दिखेगा, मंगल दिखेगा, बृहस्पति दिखेगा और शनि दिखेगा, ठीक है। अब आप कहेंगे ऐसे तो हमको नहीं दिखाई देता है, तो सामान्य तौर पर ऐसे दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वायुमंडल में जैसे प्रदूषण है, तमाम प्रकार की गैसेस हैं, तो इस वजह से दिखाई नहीं देता है। लेकिन आँख कितनी क्षमता है कि इन 5 को देख सकता है, ठीक है। अब हम कुछ और समझते हैं। एक बात है ज़रूरी इसमें, जैसे आप नाम सुने होंगे रोटेशन के बारे में। किसके बारे में? रोटेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं घूर्णन। ऐसे ही एक शब्द होता है किसके बारे में? एक शब्द है रिवोल्यूशन, यानी कि परिक्रमण। इनके बारे में जान लेते हैं कि आखिर रिवोल्यूशन और रोटेशन क्या है, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। रिवोल्यूशन के बारे में और किसके बारे में? हमने एक बात किया आपसे, रोटेशन के बारे में। देखिएगा, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रोटेशन के बारे में।
ध्यान समझिएगा, किसके बारे में? रोटेशन। रोटेशन क्या होता है? जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि रोटेशन किसको कहते हैं, तो रोटेशन का मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं इसको घूर्णन। ठीक है, जैसे हम अपनी जगह पर खड़े हैं और इसी खड़े जगह पर अगर ऐसे से घूम रहे हैं, इसका मतलब अपनी एक्सिस के अलांग जब कोई पिंड घूमता है तो इसी को क्या बोलते हैं? घूर्णन। और जब कोई ग्रह जब सूर्य के चारों तरफ घूमता है तो इसको बोलते हैं रिवोल्यूशन, यानी कि तब इसको बोलते हैं परिक्रमण। क्या बोलते हैं? परिक्रमण बोलते हैं। तो याद रखिएगा, रिवोल्यूशन की जब बात किया जाएगा तो रिवोल्यूशन का मतलब होता है परिक्रमण। क्या होता है? परिक्रमण। जब किसी चीज़ के चारों ओर घूमना, जैसे आप सुनते होंगे कि जब कोई मंदिर उंदिर पे जाता है तो परिक्रमा करता है मंदिर के चारों तरफ, किसी पेड़ के चारों तरफ, किसी पहाड़ी के चारों तरफ लोग परिक्रमा करते हैं ना, वैसे जैसे यहाँ पर देखें बुद्ध है, अगर ऐसे घूम रहा है तो इसको बोलेंगे क्या? इसको बोलेंगे परिक्रमण या रिवोल्यूशन, परिक्रमा करता है। लेकिन अपनी एक्सिस पर ही अगर घूमना शुरू कर दे, है ना, तो इसको बोलते हैं क्या? घूर्णन। जैसे हम अपनी जगह पर खड़े होकर घूमें तो इसको क्या बोलेंगे कि एक तरीके से ये घूर्णन हो जाएगा। तो ये बात कर रहे थे आपसे, ठीक है। तो यहाँ आगे देखिएगा आप लोग, कुछ जरूरी बातें हैं उनको समझ लेते हैं। हम पृथ्वी से नंगी आंख से 5 ग्रहों को देख सकते हैं। ठीक, एक तो यहाँ पर ये फैक्ट क्लियर करना है। दूसरा आपको ये बता रहे हैं कि सभी ग्रहों का परिक्रमण होता है, ठीक है ना। सभी ग्रहों का क्या है? परिक्रमण। कैसा होता है? तो एंटी क्लॉकवाइज होता है। ध्यान समझिएगा, इसको हम बदल के लिख दे रहे हैं। सभी ग्रहों का परिक्रमण कैसा होता है? एंटी क्लॉकवाइज होता है। ठीक, जितने भी हैं ग्रह की अगर बात करेंगे तो सारे के सारे ग्रह जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, ठीक है ना। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब सभी ग्रह किधर से किधर? पश्चिम से पूर्व की तरफ। यानी कि सभी ग्रह अगर देखा जाए तो सभी ग्रह किधर? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। इस तरीके से ये बातें याद रखना है हमको कि सौरमंडल में जितने भी ग्रह हैं वो सब के सब घूमते हैं। और किधर से किधर घूमते हैं? एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में घूमते हैं, यानी कि पश्चिम से पूर्व के दिशा में घूमते हैं। एक तो ये बात क्लियर रखना है। और दूसरा जो है, आपको हम क्या समझा रहे थे? घूर्णन के बारे में, ठीक है। घूर्णन के बारे में जैसे बात करें तो 6 ग्रह ऐसे हैं जो कि पश्चिम से पूर्व घूमते हैं। 6 ग्रह किधर? पश्चिम से पूर्व घूर्णन करते हैं। बचे कितने? 2 ग्रह। और बाकी जो 2 ग्रह हैं, ये 2 ग्रह किधर घूमते हैं? 2 ग्रह पूर्व से पश्चिम घूमते हैं या घूर्णन करते हैं। ठीक, ये जो 6 ग्रह हैं किधर से किधर की बात कर रहा हूं, तो एंटी क्लॉकवाइज, कुछ इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज। और ये जो लिखा है पूर्व से पश्चिम, इसका मतलब ये किधर घूमते हैं? ये घूमते हैं क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के सुइयों के अनुकूल घूमते हैं। और इधर ये कौन से हैं? ये विपरीत दिशा में घूमते हैं, यानी कि पश्चिम से पूर्व की तरफ। अब इनके बारे में जान लेते हैं कौन कौन से हैं। तो ये जो पश्चिम से पूर्व की तरफ देख रहे हैं, सॉरी पूर्व से पश्चिम की तरफ देख रहे हैं, इसमें है एक तो शुक्र, ठीक है, वीनस। यहाँ देखिएगा ये शुक्र है। इसमें देखें हम उल्टा एरो ये बनाए हुए हैं, इधर यहाँ उल्टा एरो लगा हुआ है। और एक और एरो देखिए यहाँ पर अरुण में उल्टा एरो लगा हुआ है। बाकी सब में देखें घूर्णन किधर है? बाकी 6 का घूर्णन जो है आप देखेंगे एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज, इधर सब जगह एंटी क्लॉकवाइज है। लेकिन 2 जगह क्या है? यहाँ देखें क्लॉकवाइज है। कहाँ? शुक्र पर। और कहाँ पर है? यूरेनस यानी कि अरुण पर है। तो शुक्र और अरुण ये 2 ग्रह ऐसे हैं जो कि पूर्व से पश्चिम यानी कि क्लॉकवाइज घूर्णन करते हैं।
तो इस तरीके से आपको इनको भी याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए तो आप इसके बारे में अच्छे से समझा ले जाएं, इसीलिए हमने आपको बताया इसको। अब कुछ आगे, अब हम लोग बात करते हैं सभी ग्रहों के बारे में बारी बारी से। एक एक ग्रह की अब बात करेंगे। जैसे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, बुध के बारे में। देखिएगा, एक एक टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। यहाँ पर 8 ग्रह के बारे में हम लोग को बारी बारी से पढ़ना रहेगा, ठीक। ज़्यादा फैक्ट तो शुरुआत के 4 ग्रहों में आपको मिलेगा, उधर थोड़ा बहुत बृहस्पति में मिलेगा। बाकी आप अगर देखेंगे तो कहीं इतना ज़्यादा फैक्ट नहीं है इसमें। देखते हैं सबसे पहले किसके बारे में, बुध के बारे में। बुध को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मरकरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मरकरी। देखेंगे तो सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा है, मरकरी। तो आप कहेंगे सूर्य के सबसे नज़दीक स्थित है कौन, तो आप बताएंगे बुध जो है सूर्य के सबसे नज़दीक है। और सूर्य से बुध की दूरी कितनी है, आप बताएंगे सूर्य से बुध की दूरी जो है वह 0.4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, खगोलीय इकाई बोला जाएगा, ठीक है। यानी कि सबसे कम दूरी पर सूर्य से कौन है, बुध स्थित है, ठीक है। तो इस तरीके से ये 2 फैक्ट आप क्लियर कर लें। और तीसरा आपको बता दें कि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई वातावरण नहीं पाया जाता है, यहाँ कोई वातावरण नहीं पाया जाता। क्या ये फैक्ट क्लियर हो रहा है। और जानते हैं इसमें, यहाँ पर जैसे अगर तापांतर की बात करें ना, तो यहाँ तापांतर सर्वाधिक देखने को मिलता है। क्या, टेम्परेचर डिफरेंस, तापांतर सर्वाधिक देखने को मिलता है। ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। दिन में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा और रात में बहुत ज़्यादा ठंडा। यानी कि अगर दिन में देखा जाए तो दिन में लगभग 427 डिग्री तक पहुंच जाता है यहाँ का टेम्परेचर। कितना, 427 डिग्री सेल्सियस तक। और अगर रात की बात किया जाए तो लगभग माइनस में 173 डिग्री सेल्सियस। कितना, -173 डिग्री सेल्सियस। यानी कुल अगर अंतर की बात किया जाए तो कुल आप देखेंगे कि अंतर लगभग आ जाएगा 600 डिग्री सेल्सियस का। इस तरीके से हम देखते हैं कि बहुत ही भारी अंतर डिफरेंस देखने को कहाँ मिलता है, बुध ग्रह में। और थोड़ा सा कुछ खास बातें हैं जो इनके बारे में जान लेते हैं। बुध ग्रह के बारे में क्या खास है, इसका परिक्रमण जान लेते हैं। परिक्रमण का मतलब, ध्यान से समझिए, परिक्रमण का मतलब कि सूर्य का कितने दिनों में चक्कर लगाएगा। जो जितना नज़दीक है वो उतना कम दिन में चक्कर लगाएगा, और जो जितना दूर जाएगा उसका ऑर्बिट उतनी बड़ी बनती जाएगी, वो उतना ज़्यादा दिनों में चक्कर लगाएगा, ठीक है। तो जो परिक्रमण है इसका वो 88 दिन का होता है। कितना, 88 दिन में बुध जो है सूर्य का परिक्रमण कर लेता है। इस तरीके से यहाँ पर हमको याद रखना है ये सारे फैक्ट। अगर पूछा जाए कि क्या इसके कोई उपग्रह हैं, तो हम कहेंगे नहीं, इसके कोई उपग्रह नहीं है, इसका कोई चंद्रमा नहीं है, ठीक। इस तरीके से यहाँ पर ये बुध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट था जिसको हमने प्रयास किया कि क्लियर किया जाए। अब इसके बाद देख लेते हैं शुक्र के बारे में। जैसे कई बार कुछ लोग एक सवाल करते हैं, फैक्ट पूछते हैं आपसे कि बुध जो है सूर्य के सबसे नज़दीक है, तो क्या बुध गर्म होगा, तो आप कहेंगे नहीं, बुध नज़दीक जरूर है सूर्य के, लेकिन सबसे गर्म बुध ना होकर के वीनस यानी कि शुक्र है। क्योंकि शुक्र में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का वातावरण पाया जाता है। यही कारण है कि जो शुक्र है वह सबसे गर्म माना जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये बातें भी हमको याद रखनी है। देखते हैं आगे शुक्र के बारे में, वीनस के बारे में समझते हैं। शुक्र के बारे में सबसे पहले आप ये जानिए कि इसे शाम का तारा, इवनिंग स्टार, इसे भोर का तारा यानी कि मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है। और शुक्र जो है इसका आकार और द्रव्यमान में अगर देखा जाए घनत्व में, तो यह पृथ्वी के जैसा है। तो हम लिख देंगे कि आकार और घनत्व में, देने से ठीक मामले में घनत्व में कैसा है, तो यह पृथ्वी के जैसा है। इसीलिए इसको पृथ्वी की बहन कहा जाता है।
ठीक है, क्या कहा जाता है, इसे पृथ्वी की बहन कहा जाता है या पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखना है। आपको बताया कि इसे और क्या कहा जाता है, तो इसे सांझ का तारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सांझ का तारा यानी कि इवनिंग स्टार, और साथ ही इसे क्या कहा जाता है, मॉर्निंग स्टार यानी कि भोर का तारा कहा जाता है इसे। ठीक, ये फैक्ट हमको क्लियर रखना पड़ेगा। ये सब परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। वनडे के एग्जाम में सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इन्हीं सब जगहों से पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर पूछा जाए कि क्या यह सौरमंडल में सबसे ज़्यादा चमकीला है, तो आप कहेंगे हाँ, और तुरंत गलत हो जाएगा। याद रखिएगा, अगर सौरमंडल में अगर बात किया जाए तो सौरमंडल में सबसे ज़्यादा चमकीला सूर्य है, क्योंकि सौरमंडल में सूर्य भी तो आएगा अपना। सूर्य एक तारा है, सबसे ज़्यादा चमकीला ये है। और फिर अपने सौरमंडल में अगर देखा जाए तो चंद्रमा सबसे ज़्यादा चमकीला है दूसरे नंबर पर, और तीसरे नंबर पर क्या आएगा, वीनस यानी कि शुक्र। हम यहाँ लिख दे रहे हैं, सौरमंडल में सर्वाधिक चमकीला जो शाइनिंग करता हो, तो सर्वाधिक चमकीला है सूर्य, और सूर्य के बाद है क्या, चंद्रमा, और चंद्रमा के बाद क्या है, शुक्र। इस तरीके से इनको याद रखना पड़ेगा कि सौरमंडल में कौन कितना चमकीला है। ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ ग्रहों के मामले में जैसे बात याद रखनी है तो आप क्या बताएंगे कि शुक्र सबसे ज़्यादा चमकीला है। ठीक, तो ये बात आपको याद रखनी है। साथ ही आप याद रखिएगा कि ये देखने में थोड़ा सुंदर लगता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, इसे सुंदरता की देवी कहा जाता है। क्या, सुंदरता की देवी कहा जाता है। किसे कहा जाता है, आप बताएंगे कि शुक्र को सुंदरता की देवी कहा जाता है। ठीक है, तो ये फैक्ट क्लियर रखिएगा। बात समझ आई। अभी और सारी बातें हैं जो आपको समझाना है। ठीक है, इसका घूर्णन देख लेते हैं। ठीक है, इसके घूर्णन के बारे में, इसका घूर्णन यानी कि इसके रोटेशन के बारे में। तो इसका जो घूर्णन है वो है 243 दिन का। और कैसा है, तो आपको बताए थे, यहाँ देख लीजिए कैसा है ये, क्लॉकवाइज। कैसा है, क्लॉकवाइज। क्या, हम बता रहे हैं आपको शुक्र ग्रह के घूर्णन के बारे में। नीचे दिख रहा है कि नहीं जो लिख रहा है। ठीक है, और एक बात इसी में जान लेते हैं कि यहाँ पर CO2 का वातावरण पाया जाता है। क्या पाया जाता है, CO2 का वातावरण पाया जाता है। ठीक है, और यही कारण है कि यह सर्वाधिक गर्म है। कैसा है, सर्वाधिक गर्म ग्रह है। कौन सा, शुक्र की बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्या इतनी छोटी सी बात आप लोगों को समझ में आई है? ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। इसमें बुध हो गया, शुक्र हो गया, और अब अपनी प्यारी पृथ्वी के बारे में बात करते हैं, जहाँ पर जीवन संभव है, जहाँ आपके जैसे लोग भी रहते हैं। ठीक है ना। धरती को तो हम संभाल ना पाए, लगातार रात दिन प्रदूषण फैलाए, पूरी तरीके से बर्बाद किए, और अब दूसरे नए ग्रह की खोज कर रहे हैं, उसको भी बर्बाद करने का पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि हम मानव हैं। तो हमारा यही काम है कि हम चीज़ों को सिर्फ क्या करते हैं, बर्बाद करने का प्रयास करते हैं। जानवर एक बार छोड़ देगा, दानव एक बार छोड़ देगा, लेकिन मानव किसी चीज़ को नहीं छोड़ता। वो जिस चीज़ को पाता है उसी को बर्बाद करने की उसकी प्रवृत्ति होती है, और वो बर्बाद कर भी देता है ना। तो हम आप भी मानव हैं, तो एक बार सोचिएगा जरूर इस पर कि क्या कर रहे हैं हम लोग। पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। मैं नीला से लिख भी दे रहा हूँ इसको, नीला ग्रह, ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। नीला ग्रह क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि इस पे जो है आप देखें तो ज़्यादातर भाग पर, 71% भाग पर तो सिर्फ पानी ही पानी है ना। तो जब अंतरिक्ष से देखा जाता है तो पृथ्वी जो है नीले रंग की दिखाई देती है, इसीलिए पृथ्वी को क्या कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, अगर इसे सूर्य से दूरी के मामले में बात करें तो सूर्य से दूरी जो है पृथ्वी की वो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, यानी कि 1 खगोलीय इकाई के बराबर है। यहाँ तक ये याद रखना है। और पृथ्वी से देखा जाए, पृथ्वी से सबसे निकट का ग्रह कौन सा है, तो हम कहेंगे वीनस यानी कि शुक्र है।
एग्जाम में आप बैठे, मान लीजिए ऑप्शन में शुक्र है ही नहीं, तब क्या करेंगे, तो आप बताएंगे तब मंगल यानी कि मार्स ग्रह, तब सही हो जाएगा। लेकिन अगर ऑप्शन में शुक्र है तो शुक्र ही सही होगा, ये बात हमको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पृथ्वी से जुड़े हुए कुछ फैक्ट हैं। पृथ्वी के अगर घूर्णन के बारे में बात करें, इसका रोटेशन 24 घंटे का है, यानी कि अपनी धुरी पर ये 24 घंटे में एक बार क्या करती है, घूम जाती है, ठीक है। बाकी अगर इसके परिक्रमण की बात किया जाए तो इसका जो है रिवोल्यूशन यानी कि परिक्रमण वह 365 दिन है। कितना, 365 दिन। कुछ लोग इसमें तैयार होंगे 366 या कुछ बोलने के लिए, तो आपको बता दें कि जब पृथ्वी की गतियों को पढ़ेंगे तो पूरा सब कुछ आपको कितने घंटे कितने मिनट में पूरा करता है, उन सब बातों के बारे में आपसे बात करेंगे। थोड़ा सा इसी में एक और थोड़ा सा कुछ शब्द है उसको जान लेते हैं। जैसे एक शब्द है गोल्डी लॉक्स जोन। क्या है, एक शब्द है गोल्डी लॉक्स जोन, इसके बारे में जान लेते हैं। गोल्डीलॉक्स जोन का क्या मतलब है कि किसी भी तारे के निकट का वह क्षेत्र जहां पर जीवन की सर्वाधिक संभावना हो, आशा प्रत्याशा होता है, उसे बोला जाता है क्या, गोल्डीलॉक्स जोन। तो पृथ्वी पर जीवन है, इसीलिए पृथ्वी को क्या कहा जाता है, गोल्डीलॉक्स जोन के दायरे में रखा जाता है। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी, पृथ्वी से जुड़ी हुई बात। आप ध्यान दीजिएगा, कुल मिलाकर के हम लोगों को पृथ्वी पर ही फोकस करना है। कई दिनों तक हम पृथ्वी पर बात करेंगे, अक्षांश देशांतर पर, पृथ्वी की गतियों पर, तो सब कुछ पृथ्वी पर ही बात होगी। लेकिन आज एक बार क्या कर लेते हैं, सारे ग्रहों की बात कर लेते हैं, फिर आगे आपसे बात करेंगे, ठीक है। देखते हैं, पृथ्वी के बाद क्या आ जाएगा, मंगल ग्रह यानी कि मार्स के बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में, मंगल ग्रह के बारे में। मंगल पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर सब आपका मंगल ही मंगल होगा, ठीक है। तो मार्स के बारे में देखते हैं क्या इसकी विशेषता है। इसे युद्ध का ग्रह भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, युद्ध ग्रह कहा जाता है, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, युद्ध का ग्रह कहा जाता है। और साथ ही आपको बता दें कि इसकी सतह पर जो है क्या पाया जाता है, आयरन ऑक्साइड की प्रधानता है। और आयरन ऑक्साइड की प्रधानता है, मेजॉरिटी है, अधिकता है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इसको रेड प्लेनेट यानी कि लाल ग्रह कहा जाता है, ठीक है। लाल है ये पूरी तरीके से, इसीलिए आप देखें तो सब कुछ हम लाल लाल किए दे रहे हैं, लाल से लिख भी दे रहे हैं, ठीक है। इसके दो उपग्रह हैं, इसके क्या हैं, दो उपग्रह हैं, ठीक है। अच्छा, चंद्रमा का भी एक, पृथ्वी का भी एक उपग्रह है क्या, चंद्रमा, उसके बारे में हमने बात नहीं किया क्योंकि हम लोग उसके बारे में अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। मंगल के दो उपग्रह हैं, ठीक है। एक को बोला जाता है फोबोस और एक को बोलते हैं डीमोस। क्या बोलते हैं, एक है फोबोस, पूछता है एग्जाम में, और एक है डीमोस। ध्यान दीजिएगा, एक तो फोबोस डीमोस के बारे में पूछा गया है आपके परीक्षा में, और एक इधर टाइटन के बारे में भी आपको आगे पढ़ाएंगे, तो उसको भी बताएंगे। शनि का जो उपग्रह है वहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, आपको बहुत सारी बातें समझाना है। जैसे आपसे पूछा जाए कि पूरे सौरमंडल में सबसे बड़ा पर्वत कहाँ देखने को मिलता है, तो पूरे सौरमंडल में सबसे बड़ा पर्वत आपको बता दें कि ओलंपस मोन्स है। क्या है सबसे बड़ा पर्वत, कौन सा है, तो हम बताएंगे कि सबसे बड़ा पर्वत है क्या, ओलंपस मोन्स। ध्यान से समझिएगा, ओलंपस मोन्स पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा क्या है, ग्रह है। मेरे ख्याल से ये बात समझे होंगे आप, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि घूर्णन, तो आप ध्यान दीजिएगा, इसका जो घूर्णन है वो 25 घंटे का है। कितना, घूर्णन 25 घंटे का है, ठीक है। पृथ्वी का कितने घंटे, 24 घंटे, और इसका कितने घंटे, 24 घंटे है। यानी कि ये पृथ्वी के लगभग बराबर दिन और रात यहाँ पर भी होता है, ठीक है। लेकिन अगर इसके परिक्रमण की बात किया जाए, इसके बारे में, इसके रिवोल्यूशन यानी कि परिक्रमण कि यह सूर्य की कितने दिन में चक्कर लगाता है, तो 687 दिन में यह
सूर्य का चक्कर लगाता है। अब जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे ना, आप देखेंगे रिवोल्यूशन टाइम बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि इनकी ऑर्बिट्स बड़ी होती जाएगी, कक्षाएं बड़ी बनती जाएंगी, तो हम देखेंगे कि इनको समय भी ज़्यादा लगता चला जाएगा। तो इस तरीके से अभी हम लोगों ने मार्स यानी कि मंगल ग्रह के बारे में देखा। अब देख लेते हैं किसके बारे में, बृहस्पति के बारे में, जुपिटर के बारे में, जहाँ से लगातार एक ही प्रश्न बार बार पूछा जाता है, क्या कि सबसे ज़्यादा उपग्रह किस ग्रह के हैं, तो वो कौन सा है। तो हम लोग जानते हैं कि बृहस्पति है, जुपिटर है, फिर भी पढ़ लेते हैं एक बार इसके बारे में, जुपिटर के बारे में, बृहस्पति के बारे में। आप याद रखिएगा सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह अगर कोई है तो वो कौन सा है, तो हम बताएंगे जुपिटर यानी कि बृहस्पति है वो, ठीक है। और आपको क्या बताएं इसके बारे में, इसके बारे में बताएंगे कि यहाँ पर दरअसल इधर के जो हम देख रहे हैं ना ग्रह, ये सब जो है किससे बने हुए हैं, ये सब गैसेस से बने हुए हैं, ठीक है, ये सब गैसीय ग्रह हैं। तो यहाँ पर जो है यानी कि बृहस्पति में हाइड्रोजन और हीलियम की प्रधानता है, अधिकता पाई जाती है, ठीक है। इस तरीके से ये फैक्ट भी हमको याद रखना रहेगा, ठीक है। और इसके सबसे ज़्यादा चंद्रमा है, क्या है, इसके जो है सबसे ज़्यादा चंद्रमा है, सबसे ज़्यादा चंद्रमा। ध्यान से समझिएगा, चंद्रमा का मतलब क्या है, यहाँ पर उपग्रह की बात कर रहे हैं। इसके सबसे ज़्यादा चंद्रमा है, कितने हैं, लगभग 82 चंद्रमा, यानी कि 82 उपग्रह हैं, 82 नहीं 79 उपग्रह हैं। अब यहाँ पर हमसे एक दो बार लोगों ने डिस्कस किया है, जब हम बोल दिए थे कि चंद्रमा यानी कि बृहस्पति का चंद्रमा, तो लोगों ने कहा गलत बोल रहे हो, क्योंकि चंद्रमा तो केवल एक है, वो भी पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है, तो ऐसा नहीं है। जितने भी उपग्रह हैं उन सभी को जो है हम बोल सकते हैं, क्या, उन सभी को चंद्रमा बोल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आगे समझिएगा इसमें। अब देखिए बृहस्पति के बारे में आपको सबसे मेजर पॉइंट जो है, सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो बता दिया हूँ आपको कि इसके सबसे ज़्यादा चंद्रमा या उपग्रह हैं, कितने हैं, 79 है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और जो सबसे खास बात है इसके उपग्रह के बारे में, इसके 4 उपग्रह हैं। इसके उपग्रह में जैसे बात करें तो उपग्रह कौन सा है, जैसे एक तो है ज्ञानीमीड, क्या नाम है, ज्ञानीमीड, खिड़की बंद करिए, ज्ञानीमीड है, ठीक है। ज्ञानीमीड को ही कई बार नाम दे देते हैं गैनीमीड या फिर गैनीमिडा, इसी को हम यह करके लिख दे रहे हैं, क्या, गैनीमिडा। मान लीजिए एग्जाम में पूछा जाए, हो सकता है एग्जामिनर बहुरा जाए यही नाम दे दे या ये नाम दे दे, क्योंकि उन लोगों का तो कोई भरोसा है नहीं, क्या लिख के दे देते हैं या क्या पूछ लें। आपने देखा होगा पेट के पेपर में पूछ रहे थे गांधी जी ने लंगोट कब पहना, अरे कौन आदमी कब चड्डी लंगोट पहन रहा है, इससे क्या मतलब है, लेकिन एग्जामिनर ये सब पूछता है क्योंकि उनको कोई प्रश्न ही नहीं मिल रहा है पूछने का, तो ये सब हास्य का माहौल बना देते हैं एग्जामिनर। याद रखिएगा ये जो ज्ञानीमीड है ये पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा जो है सैटेलाइट यानी कि उपग्रह है, पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह ज्ञानीमीड या गैनीमिडा है, ठीक है। उसके बाद अगर कोई है तो उधर शनि में बात करते हैं, जैसे टाइटन के बारे में, ठीक है ना। और इसमें जैसे इनके उपग्रहों के बारे में और अगर बात करें तो वो है कैलिस्ट्रो, क्या नाम है, कैलिस्ट्रो। और एक का नाम तो सिर्फ लो रखा गया है, क्या रखा गया, लो। और एक है यूरोपा, ये सब नहीं पूछे जाते हैं आपके परीक्षा में, न लो न यूरोपा न कैलिस्ट्रो, बार बार सिर्फ गैनीमीड और टाइटन ही पूछा गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसके बारे में जाना। और इससे जुड़ी एक और बात है, इसके घूर्णन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, यानी कि इसके रोटेशन के बारे में। दिख रहा है इधर, रोटेशन इसका जो है वो 9 घंटे का है, कितना, 9 घंटे का, और कितना, 56 मिनट, ये इसका रोटेशन है, घूर्णन है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये बात याद रखना। देखिएगा सबसे कम अगर घूर्णन पूछा जाए, सबसे कम रोटेशन पूछा जाए तो किसका है, तो बृहस्पति यानी कि जुपिटर का है। हम लिख दे रहे हैं सबसे कम घूर्णन किसका है, यहाँ लिख दे रहे हैं कि सबसे कम घूर्णन, घूर्णन बोले तो रोटेशन किसका है, तो आप बताएंगे बृहस्पति यानी जुपिटर का है, ठीक है। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में खूब पूछा गया है। अब इसके बाद मात्र 3 और उपग्रह बचे हुए हैं, ग्रह बचे हुए हैं। एक का नाम है शनि, फिर अरुण और वरुण। इसमें कोई खास फैक्ट नहीं है, मेन है सिर्फ शनि, शनि तक से प्रश्न खूब पूछे गए हैं। हालांकि हम सभी के बारे में बात करेंगे, जितने भी ग्रह हैं सबके बारे में।
आप देखिएगा टॉपिक को हम लिंक करके पढ़ा रहे हैं, यानी एक के बाद एक, कोई यहाँ वहाँ भाग करके टॉपिक हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। सब खास टॉपिक है और सब पर चर्चा होना जरूरी है। सैटर्न, सैटर्न के बारे में अगर बात करें तो आप याद रखिएगा बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, जुपिटर के बाद, यानी कि बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक। एक तो ये इसका फैक्ट है। और अगर सूर्य से दूरी देखेंगे, क्या सूर्य से दूरी, तो इसके बारे में याद रखिएगा 9.2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, यानी कि 9.2 खगोलीय इकाई इसकी दूरी है। इसके रोटेशन के बारे में जैसे बात करें, यानी कि इसके घूर्णन के बारे में बात करें तो 10 घंटे 40 मिनट है। कितना? 10 आवर 40 मिनट है। ये रोटेशन है किसका? सैटर्न का, शनि का, ठीक है। और आपको बता दें कि जैसे ग्रह है शनि, तो शनि के चारों तरफ क्या है, एक जो है रिंग दिखाई देती है। अगर देखा जाए तो उसके चारों तरफ एक सुंदर वलय या छल्ले दिखाई देते हैं। लगभग बता दें कि 7 छल्ले हैं। कितने? 7 छल्ले। हम लिख दे रहे हैं कि शनि ग्रह के चारों तरफ 7 छल्ले हैं। ये छल्ले किसके बने हैं? ये छल्ले हैं ना, ये छल्ले बने हुए हैं गैस के, गैस है और जो आकाशीय मलबे हैं, इन मलबों से बना हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से ये देखने में सुंदर लगते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो एग्जाम में पूछा जाता है निम्नलिखित में से किस ग्रह के चारों तरफ सुंदर वलय पाए जाते हैं, तो वो है सैटर्न। तो इस तरीके से सैटर्न के बारे में हुआ। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बृहस्पति के बाद सबसे ज़्यादा किसके पास चंद्रमा है, यानी कि उपग्रह है, तो वह शनि है। यहाँ लिख दे रहे हैं कि जो शनि है, शनि के पास लगभग 62 जो है चंद्रमा है, 62 जो है उपग्रह है। और इसी शनि का ही एक उपग्रह जिसका नाम है टाइटन, जिसके हम बार बार बात करते हैं, जिसके नाम पर एक घड़ी भी आती है, महंगी घड़ी, टाइटन, आप नाम सुने होंगे, है ना। तो एग्जाम में पूछा था टाइटन किसका उपग्रह है, तो हम लोग बताएंगे कि टाइटन शनि का उपग्रह है, सैटर्न का सैटेलाइट है, ठीक है। यहाँ लिख करके बता रहे हैं, देखिएगा शनि के बारे में बात हो रही है। तो शनि के उपग्रह की अगर बात करें तो इसका उपग्रह कौन सा है, तो एक जो खास है उसका नाम है टाइटन। क्या नाम है? टाइटन। ये नाम आपको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। और इसी टाइटन पर ही क्या है, जो लोग बोलते हैं ना कि अब जो है मंगल ग्रह पे कुछ दिन में लोग रहना शुरू कर देंगे। कई बार देखे होंगे लोग बताते हैं, वहाँ तस्वीर भेजी गई सूखी हुई नदियों की, कि पहले नदी बहा करती थी। तो जैसे अगर आशा प्रत्याशा जीवन की बात किया जाए तो मंगल पर है, और अगर उपग्रहों में बात किया जाए तो मंगल का जो उपग्रह है उसका नाम है टाइटन। यहाँ पर क्या है? जीवन की संभावना है, ये याद रखना है, ठीक। तो इस तरीके से हम लोगों ने किसके बारे में बात किया? हम लोगों ने अभी तक शनि के बारे में बात की है। अब मात्र 2 बचे हुए हैं, एक का नाम है अरुण और एक का नाम है वरुण, यानी कि यूरेनस और नेपच्यून को भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पर खूब एग्जाम में, परीक्षाओं में मिलान करने के लिए यहाँ से तथ्य आते हैं। अगर आप पढ़े रहेंगे तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। यूरेनस, यूरेनस के बारे में जैसे अगर आप पूछा जाए तो इसे हरित ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरित ग्रह कहा जाता है। हरित ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर मेथेन का प्रभाव पाया जाता है, यानी CH4 का प्रभाव पाया जाता है ज़्यादा, इस वजह से यह हरित ग्रह। और साथ ही साथ ये लेटा हुआ है बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसे लेटा ग्रह कहा जाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे कि यह क्या है? लेटा हुआ ग्रह है, ठीक है। और सूर्य से दूरी पूछी जाए तो 9.2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सूर्य से दूरी कितनी है? तो दूरी है 9.2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी खगोलीय दूरी है। और अगर इसके घूर्णन के बारे में बात किया जाए तो घूर्णन है इसका लगभग 17 घंटे। कितना? 17 घंटे और 14 मिनट लगभग पड़ता होगा, ठीक है। इस तरीके से ये इसका रोटेशन है, ये भी आपको याद रखना जरूरी है। परिक्रमण की बात करें तो इसके रिवोल्यूशन की, तो परिक्रमण है 84 दिन का। कितना? 84 दिन इसका परिक्रमण है, ठीक है। और ये कैसा घूमता है तो हम बताएंगे क्लॉकवाइज। कैसा? क्लॉकवाइज घूमता है, यानी घड़ी के सुइयों के अनुकूल। ये बात आपको पहले भी समझा चुके हैं, यहाँ चित्र में देख करके भी आप समझ सकते हैं। मात्र एक और पढ़ना है हमको, किसके बारे में? वरुण के बारे में,
आज की अंतिम टॉपिक वरुण ग्रह, यानी कि अंग्रेजी में इसको बोलेंगे नेपच्यून, वरुण ग्रह। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? नेपच्यून बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। वरुण के बारे में अगर बात करें तो जो अरुण है और साथ ही वरुण है, यानी कि यूरेनस और नेपच्यून की बात करें अगर, तो इनको कहा जाता है क्या? जुड़वा ग्रह। और जुड़वा बहन के रूप में कहा जाए तो शुक्र और पृथ्वी है। ठीक है, इस तरीके से। और फिर सूर्य से दूरी की बात करें तो, ठीक है, तो सूर्य से दूरी बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा इसी की है 30.1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, सबसे ज़्यादा दूरी पर यहीं पर है। कौन सा? वरुण ग्रह है। ठीक है, यह सौरमंडल का सबसे दूरी पर स्थित ग्रह है। ठीक है, सबसे ज़्यादा दूरी पर लिख दे रहे हैं कि सौरमंडल का सबसे दूरी पर स्थित ग्रह है। कौन? वरुण की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और अगर इसके घूर्णन के बारे में बात करें तो इसका घूर्णन कितना है? 19 घंटे। कितना है? घूर्णन यानी कि रोटेशन 19 घंटे का है। और इसकी अगर रिवोल्यूशन की बात करें, परिक्रमण की, तो परिक्रमण इसका थोड़ा ज़्यादा है, 164 वर्ष। ध्यान से समझिएगा कितना लिख रहा हूँ, 164 वर्ष, काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, और इसके अगर उपग्रह की बात करें तो उपग्रह कितना है? इसके जो सैटेलाइट हैं, उपग्रह हैं, वह कितने हैं? लगभग 17। अच्छा, अभी अरुण के बारे में बताना भूल गए थे आपको। अरुण के जो ग्रह हैं वो है 27, और यहाँ कितना बताया? 17। ठीक है, इस तरीके से अभी हम आपको बता रहे थे सूर्य के जो 8 ग्रह हैं उनके बारे में, सभी ग्रहों के बारे में बारी बारी से एक एक को हमने समझाया कि कैसे इनका कितना परिक्रमण है, कितना इनका रिवोल्यूशन है, कितना रोटेशन है, इनके बारे में। आप एक एक लेक्चर को बहुत ध्यान से देखते चलिए, आपको फ्री ऑफ कास्ट सब कुछ एकदम निःशुल्क पूरा विश्व भूगोल रटा देंगे। ठीक है, और जब आपको विश्व भूगोल जब आप रट लेंगे तो उसके बाद फिर आपको इतिहास या फिर सीधा राज्य व्यवस्था पढ़ाना शुरू कर दूंगा। यानी कि पूरा हम टारगेट बनाएंगे कि जितना भी सामान्य अध्ययन है वो आपके जुबान पर आ जाए। ठीक है, आप देख रहे होंगे कोई भी टॉपिक यहाँ मिस नहीं हो रही है। ठीक है, सब कुछ पढ़ाया जाएगा। ठीक, आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।